गुड मॉर्निंग क्लास। थोड़ा लेट हो गया है, माफी चाहते हैं इसके लिए। वॉइस और वीडियो क्लियरली आप तक पहुंच रही है? ओके, स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रेन के लिए। स्ट्रेन इसमें देखिए, अगर हम यहीं पर एक ऐसी या यहीं पर देखें, ऐसा पोर्शन बन रहा है, राइट ना? तो ये वाली एक्सिस एक्स, ये वाली एक्सिस वाई, ये वाली एक्सिस जेड, यानी कि ये वाली एक्सिस जो है ये जेड एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, राइट ना? ये एक्स को डिनोट कर रहा है, ये वाई को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो है ये जेड को डिनोट कर रहा है। इसी को अलग से यहां पर बना दिया गया है। यदि हम यहां पर सिंगल फोर्स की बात करें, सिंगल फोर्स की बात करें और ये कहते हैं कि इसकी लंबाई जो है ये एल है, लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई अगर एच है, तो यहां पर देखा जाए एक डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जेड डायरेक्शन में इसको हम एफ जेड बोल दे रहे हैं, एफ जेड, राइट ना? एफ जेड में अगर हम बात करें तो जेड डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है यह डायरेक्शन जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगी, और इस फोर्स को हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स या लीनियर फोर्स या प्राइमरी फोर्स या एक्सियल फोर्स, ठीक ना, या डायरेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स के नाम से जानेंगे। जैसे ही यह फोर्स लगाते हैं हम, फोर्स लगाने के बाद एल की लंबाई जो होगी, जाहिर सी बात है एल की लंबाई बढ़ करके एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। लेकिन एक तरफ डायरेक्शन में वृद्धि होगी तो एच के मान में कुछ कमी आएगी। एच जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें? एच माइनस डेल्टा एच, राइट ना? और जो बी है, बी के मान में भी कुछ कमी आएगी, और बी जो होगा बी परिवर्तित हो जाएगा बी माइनस डेल्टा बी में। ये जो डेल्टा एल है ये बल की दिशा में वृद्धि है, और जबकि डेल्टा एच और डेल्टा बी ये बल की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कमियां हो रही हैं, राइट ना? यदि एक दिशा में वृद्धि हो रही है, अभी हम केवल स्टडी कर रहे हैं किसका? एक डायरेक्शन में यदि बल लगता है तो यदि किसी प्रिज्मेटिक बॉडी पर केवल एक दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में बल लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होने वाला है। लेकिन यदि इसी तरीके से दो दिशाओं में एक साथ बल लग जाएगा और तीन दिशाओं में एक साथ बल लग जाएगा तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हुक्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे वहां पर कि एक्सियल फोर्स, बाई एक्सियल फोर्स और ट्राई एक्सियल फोर्स के क्या परिणाम होते हैं और हम क्या करते हैं उनके लिए। अब यहां पर देखिए, जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो ये लंबाई बढ़ करके एल से एल प्लस डेल्टा एल हो गई। यहां पर इस डेल्टा एल को क्या कहा जाएगा? इसी डेल्टा एल को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन, लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन, राइट ना? लॉन्गिट्यूडनल के अलावा आप कितने नाम से जानते हैं? कल हमने लिखवा दिया था। लेकिन ये जो दो चेंजेस हो रहे हैं, ये लैटरल हैं,
लैटरल कॉन्ट्रैक्शन है। लैटरल सर इसके पीछे के लेक्चर नहीं है ऐप पर, ऐसा क्यों? सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, ढूंढो उसको, अब कहाँ है तुम जानो। अब देखिए जरा, एल की लंबाई बढ़ी तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेकिन बी और एच के मान में कमी आई। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर इधर में टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, उसी का जस्ट अपोजिट होगा। यदि लॉन्गिट्यूडल में इलोंगेशन हो रहा है तो लैटरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यदि लॉन्गिट्यूडल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लैटरल डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा, राइट ना। रिकॉर्डेड वीडियो में है भैया, स्क्रीन रोटेट नहीं हो रहा। ये सारी समस्याएं जो है ना, ये क्लास लेने के पहले या क्लास लेने के बाद बात किया करो भैया। क्लास लेते समय वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो ये हो गया, ये सारी चीजें हमसे ना बताया करो। जो क्लास में पढ़ाते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होगी, बस वीडियो ऐसा है वैसा है। जितनी समस्याएं लिख करके ऑफिस का जो नंबर है उस पर मैसेज कर दो। सबके कमेंट्स आते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम सबका कमेंट्स पढ़े हैं। हमको जो लीगल लगता है पढ़ने लायक उसी को पढ़ते हैं। सुबह से लेकर के 150 लोग गुड मॉर्निंग भेज देंगे, तो क्या गुड मॉर्निंग सबका अलग अलग नाम से पढ़े हम? हमारा कमेंट नहीं पढ़ा जाता है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन को यदि हम देखें तो यहां पर तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं सिंपली। यदि हम किसी बॉडी पर एक तरफ फोर्स लगाते हैं, राइट ना, तो केवल इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, राइट ना। इस फोर्स की वजह से लंबाई में परिवर्तन होगा, लैटरल डायरेक्शन में भी परिवर्तन होगा। लेकिन अगर इस टाइप से फोर्स लगता है तो इसको हम एक्सियल फोर्स कहेंगे, राइट ना। और इसकी वजह से एक डायरेक्शन में जो होने वाला इलोंगेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। लेकिन यदि हमारे पास कोई एरियल बॉडी है जिसमें क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, और इसके ऊपर यदि हम इसका क्षेत्रफल चेंज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसका एरिया बढ़ जाए, जिसका एरिया भी ए है, इसके एरिया को यदि हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमको कम से कम दो दिशाओं में बल लगाने की जरूरत होगी, एफ एक्स और एफ वाई। अगर हम यहाँ पर सपोज दैट एफ एक्स लगा दिए और यहाँ पर एफ वाई लगा दिए तो जाहिर सी बात है इसका एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ करके ए से ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि हो रही थी और इसकी पहले की लंबाई एल थी, तो डेल्टा एल बाई एल को भी हम स्ट्रेन कह रहे थे, लेकिन इसे लीनियर स्ट्रेन कहते थे। लेकिन यदि किसी बॉडी का एरिया ए है और उस पर हम दो डायरेक्शन से फोर्स लगा देते हैं और इसका एरिया ए से बढ़ करके ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है, तो यहाँ के लिए कि जो एरिया में चेंजेज हुआ वो और बटे ओरिजिनल एरिया कर देते हैं, तो इससे भी स्ट्रेन कहा जाएगा, लेकिन इससे एरियल स्ट्रेन कहेंगे, राइट ना। और तीसरी बात अगर हम यहाँ पर कर दें कि हमारे पास यदि कोई ऐसी बॉडी हो जिसका आयतन भी हो, इसका वॉल्यूम वी हो, तो ऐसे केस में इसके वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस के लिए हमको क्या करना होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाने होते हैं, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के इसका जो आयतन v है वो v से बढ़ करके v प्लस डेल्टा v या v माइनस डेल्टा v हो जाता है। यदि ये कंप्रेशन में फोर्सेस हैं तो आयतन घटेगा, टेंशन में है तो आयतन
बढ़ेगा, राइट ना। तो यहां पर अगर इसका आयतन चेंज हो जाता है, डेल्टा वी हो जाता है और इसके हम ओरिजिनल आयतन से भाग देते हैं तो इससे भी स्ट्रेन कहा जाएगा, बट इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, राइट ना। ये पॉइंट नंबर 1, 2 नंबर और ये 3 नंबर। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर यदि हम किसी बॉडी के एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो जो हम स्ट्रेन का कैलकुलेशन करेंगे उसको लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। दो दिशाओं में बल लगा करके यदि उसके एरिया में परिवर्तन करते हैं तो उसे एरियल स्ट्रेन कहेंगे। और यदि हम तीनों दिशाओं में बल लगा करके और उसके आयतन में परिवर्तन करते हैं तो ऐसी स्ट्रेन को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, राइट ना। एक छोटा सा सवाल आपका बनता है कि क्या हम केवल एक ही दिशा में बल लगा करके किसी भी पदार्थ के आयतन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना परिवर्तन होगा इसका कैलकुलेशन हम तब कराएंगे जब हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, राइट ना। तो जनरली किसी भी बॉडी का आयतन चेंज करने के लिए हम उसके 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में बल लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि परस्पर लंबवत ही हो, इंक्लाइन फोर्सेस होंगे तो हम उनके कंपोनेंट निकाल करके उनको परस्पर लंबवत कर लेंगे, परपेंडिकुलर कर लेंगे, राइट ना। तो यहां पर देखिए जनरली क्या होता है, किसी बॉडी में उसकी लंबाई को बढ़ाना है तो हम एक दिशा में बल लगाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाना है 2 दिशा में बल लगाएंगे, आयतन को बढ़ाना है तो 3 दिशा में बल लगाएंगे। ये 1 2 3 दिशाओं में लगने वाले बलों को कहा जाता है एक्सियल, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल फोर्स कहा जाता है। एक दिशा में बल लगेगा तो एक्सियल फोर्स, 2 दिशाओं में फोर्स लगेंगे तो इसी को बाई एक्सियल कहेंगे और 3 दिशा में फोर्स लगेगा तो इसी को ट्राई एक्सियल फोर्स कहा जाएगा। बात क्लियर है। तो ये जो एक्सियल, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल फोर्सेस हैं ये किस किस दिशा में लग रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि ये एफ वाई फोर्स अगर लग रहा है तो इस एफ वाई की वजह से क्या होगा, तो आप बताएंगे एफ वाई की वजह से वाई डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन होगा, बाकी इसके दो परस्पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि जेड और एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन होगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी बॉडी में 2 प्रकार के स्ट्रेन होंगे, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल और एक होगा लैटरल। लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल, हर एक फोर्स के कारण बॉडी में 2 प्रकार के स्ट्रेन जनरेट होंगे। एक होगा बल की दिशा में और दूसरा होगा बल की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा स्ट्रेन, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग स्ट्रेन। और ये फिगर आप बना लीजिए जरा, ये वाला फिगर अभी आप बनाएंगे पहले। इसको लैटरल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या लैटरल चेंजेज, कॉन्ट्रैक्शन या चेंजेस दोनों में से कोई एक। और इसको लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई एक रहेगा। इससे तो जूम कर देंगे तो गायब हो जाएगा यार। लो, रवि प्रकाश कृष्णा, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसी को लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को आप लॉन्गिट्यूडनल मान लीजिएगा और बाकी 2 डायरेक्शन को लैटरल मान लेंगे।
डियर सुनील कुमार, एक ही मैसेज को 3-4 बार फॉरवर्ड करने से हम आपके मैसेज को नहीं पढ़ेंगे। आप ये मैसेज जो है कोचिंग के नंबर पे 94 54 95 1003 पे स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए, जो भी आ रहा है। यहां भेजने से हम आपका मैसेज नहीं पढ़ेंगे। ऐप से संबंधित आपको जो भी समस्याएं हैं वो आप कोचिंग के नंबर पे फॉरवर्ड करिए। हो गया? नोट हो गया? इसको भी नोट कर लीजिएगा। लीनियर स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहले वाले को लीनियर स्ट्रेन, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हो गया? लैटरल स्ट्रेन कहां लिखा हुआ है? लैटरल हो गया। नोट लिखिएगा। नोट, यदि किसी प्रिज्मेटिक बॉडी के तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में से यदि किसी प्रिज्मेटिक बॉडी के तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में से तीन परस्पर लंबवत दिशाओं में से किसी एक दिशा में बल लग रहा हो, किसी एक दिशा में बल लग रहा हो, तो बल की दिशा में होने वाली विकृति को बल की दिशा में होने वाली विकृति को लीनियर स्ट्रेन होने वाली विकृति को लीनियर स्ट्रेन तथा शेष दो परस्पर लंबवत दिशाओं में होने वाली विकृतियों को
में होने वाली विकृतियों को लैटरल स्ट्रेन कहा जाएगा। में होने वाली विकृतियों को लैटरल स्ट्रेन कहा जाएगा। लैटरल स्ट्रेन कहा जाएगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, सामान्यतः पदार्थों के लिए, सामान्यतः पदार्थों के लिए पदार्थों के लिए लैटरल स्ट्रेन, पदार्थों के लिए लैटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन के अपोजिट साइन का होता है। लैटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन के अपोजिट साइन का होता है। लैटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन के अपोजिट साइन का होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर ऐसा बना लिए, जाहिर सी बात है इसमें ये दिशा x है, ये वाली डायरेक्शन y है, या यहां से कम कर देते हैं, ये x है, ये y है, और ये वाली डायरेक्शन जो है ये z है। तो अगर हम यहां पर फोर्स लगा देते हैं ऊपर की ओर, इधर में F फोर्स लगा देते हैं, राइट ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि F फोर्स जो लगा रहे हैं इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगी वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, तो आप बताएंगे y डायरेक्शन में आएगी, राइट ना। और अगर इसकी लंबाई बोल दी जाए, ये L है, ये B है और ये H है, तो जाहिर सी बात है जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो किस में होगा, H में होगा। यानी कि H जो है ये कन्वर्ट होगा H प्लस डेल्टा H में। बात क्लियर है? H जो कन्वर्ट होगा वो H प्लस डेल्टा H में होगा, जबकि जो B कन्वर्ट होगा वो B माइनस डेल्टा B में होगा, और जो L कन्वर्ट होगा वो भी L माइनस डेल्टा L में कन्वर्ट होगा। तो इस एग्जांपल में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो डेल्टा H बटे H बल की दिशा में होने वाली विकृति को ही हम क्या कहेंगे, यह है स्ट्रेन का सिंबल अपसाइलन, और इसी को हम कहेंगे लीनियर। ध्यान रखिएगा, यानी कि लीनियर स्ट्रेन बराबर क्या होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि डेल्टा L बाई एल को हम लीनियर कहेंगे। यदि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता तो हम डेल्टा L बाई एल को लीनियर कहते, राइट ना। इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखवाया है कि जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी की दिशा में होने वाली जो विकृति होगी उसको हम लीनियर कहेंगे। तो ये लीनियर हो गया। अगर हम बात करें कि यहां पर डेल्टा B बाई बी जो है, राइट ना, डेल्टा B बाई बी, इसमें जो डेल्टा B है वो माइनस साइन के साथ है, तो इसका मतलब यहां पर अगर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहां पर अगर इलांगेशन हो रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इससे भी कहेंगे स्ट्रेन, लेकिन इसे लैटरल कहा जाएगा। और ऐसे ही माइनस डेल्टा L बटे L को भी क्या कहा जाएगा, तो इसे भी अपसाइलन लैटरल कहेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान देंगे कि यदि किसी बॉडी में लीनियर स्ट्रेन पॉजिटिव साइन के साथ है तो लैटरल स्ट्रेन जो होंगे ये दोनों के दोनों निगेटिव साइन, और अगर लीनियर नेगेटिव साइन के साथ होगा तो लैटरल जो दोनों होंगे ये क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। बात क्लियर है? तो ये जो टोटल वैल्यूज आई हैं ये किसकी वजह से आई हैं, वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वजह से, एफ वाई की वजह से आई है। अच्छा, इसी में यदि हम एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में और फोर्स लगा देते हैं, राइट ना, अगर हम एक फोर्स लगाए हैं तो ये कहानी आएगी। लेकिन यदि इसी में हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, यानी कि जेड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा देते हैं, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो उसके लिए क्या होगा दिखा रहा है इसी फिगर में, यदि हम जेड डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं और वो भी कंप्रेसिव लगा देते हैं
तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे भैया, एफ जेड बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम एफ वाई का कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी, लेकिन जब हम यहीं पर एफ जेड के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ये एफ जेड, यहां पर एफ जेड के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, पहला आएगा जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी भैया। जेड डायरेक्शन में जो एल है ये कम होगा, यानी कि एल कम होकर के एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा, और जो चेंजेस होगा वो होगा डेल्टा एल। चेंज होगा कितना होगा, डेल्टा एल, वो भी माइनस में, क्यों, चूंकि सिकुड़ रहा है, बटे ओरिजिनल लंबाई। इससे भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। कौन सी दिशा में, जेड डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स की दिशा में। अब हम वाई को कंसिडर ना करके जेड पर फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये जो स्ट्रेन आएगा इसको हम लीनियर कह देंगे, राइट ना। और बाकी जो आएंगे, अब देखिए जरा, अगर ये इधर की ओर दब रहा है तो जाहिर सी बात है कि एच की डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन में प्रसार होगा, तो यहां पर जो डेल्टा एच बटे एच आएगा और जो डेल्टा बी बटे बी आएगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट ना। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक साथ में अपसाइलन लैटरल कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि जब हम एफ वाई पर कैलकुलेशन करेंगे तो एफ वाई के लिए ये चीजें लागू होंगी, और जब हम एफ जेड के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब हम भूल जाएंगे कि एफ वाई भी काम कर रहा है। एफ जेड के लिए ये लीनियर हो जाएगी और बाकी एक्स और वाई ये लैटरल हो जाएंगी, एक्स और वाई। तो यहां पर ये जो डेल्टा एच बाई एच है, यही क्या है, अपसाइलन वाई है, और ये क्या है, ये अपसाइलन एक्स है, ये क्या है, अपसाइलन जेड है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक और नाम से लिख सकते हैं, ये क्या है, अपसाइलन जेड। ये क्या है भैया, ये वाला, ये है अपसाइलन वाई। ये क्या है, अपसाइलन एक्स। एक्स डायरेक्शन में विकृति, वाई डायरेक्शन में विकृति, और जेड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हो गया आपका लीनियर, और बाकी उसके दो परस्पर लंबवत दिशाओं में जो विकृतियां हैं वो क्या हो गई, लैटरल। तो जिस दिशा में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से जो भी विकृति हो रही है उसके जस्ट अपोजिट विकृतियां होंगी उसके लैटरल डायरेक्शन में। होपफुली ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लें, जैसे करके नीचे ये पूरा नोट हो जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा। रमाशंकर विश्वकर्मा बहुत तेज नोट कर लिए। दीपांशु, दीपांशु शर्मा आप कौन से बैच के हैं जी? ओके, अगर ये नोट हो गया तो अब हम लोग फिर से आगे बात करेंगे। स्ट्रेन किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में लिखेंगे। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, राइट ना। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन, इज नोन एज स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यदि हमारे पास कोई बॉडी थी जिसकी लंबाई एल थी और इस पर फोर्स लगा करके इसकी लंबाई में डेल्टा एल का परिवर्तन कर दिया गया, तो डेल्टा एल परिवर्तित हुआ एल लंबाई में, यानी कि एल लंबाई में परिवर्तन हुआ कितने का, डेल्टा एल का। इसलिए एकांक लंबाई में यदि 1 मीटर की लंबाई होती तो कितना परिवर्तन होता, तो आप बताते डेल्टा एल बटे एल, राइट ना। 1 मीटर या यूनिट लेंथ की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है, राइट ना। तो अब जरा देखा जाए,
यहां से बात करें तो आप कहेंगे सीधा कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल बटे एल। इसे ही विकृति कहा गया है। चूंकि ये एक ही दिशा में है, इसलिए इसी स्ट्रेन को हम लोग लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं, राइट ना। तो यहां पर अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन, राइट ना। ऐसे अगर हम दूसरी डेफिनेशन पर पहुंचे तो दूसरी डेफिनेशन को भी कह सकते हैं, जहां पर डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है वहीं पर यूनिट एरिया अगर कर देते हैं तो उस स्ट्रेन को हम क्या कह देंगे, एरियल स्ट्रेन कह देंगे। और जहां पर लेंथ के बजाय वॉल्यूम कर देंगे अगर हम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, राइट ना। तो यहां पर देखा जाए, अगर हम इसी चेन को और आगे बढ़ाएं तो ये जो स्ट्रेन लिखा हुआ है बेसिकली हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं, ये है लीनियर, राइट ना। और अगर हम यहीं पर दूसरा लिख दें एरियल स्ट्रेन क्या होगा, तो अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एरियल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेन इन लेंथ की जगह पर क्या कर देंगे, चेंज इन एरिया और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, यानी कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए अगर कर दिया जाए तो इसी को एरियल स्ट्रेन कह देंगे। और डेल्टा वी बाई वी कर दिया जाए तो इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह देंगे। इसको चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम कह देंगे। हाँ, योगेश कुमार कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से, अगर इन तीनों को हम अलग अलग स्टडी ना करके एक साथ स्टडी करना चाहें तो ये जो डेफिनेशन है ये लीनियर स्ट्रेन की है, ये एरियल स्ट्रेन की है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की है। अब इसी में जब यहाँ पर एक बार यूनिट लेंथ आ रहा है, एक बार यूनिट एरिया आ रहा है, एक बार यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, तो हम क्यों ना इसी को डायमेंशन कर दें, राइट ना। तो चेंज यहां पर कह सकते हैं डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशंस इज नोन एज स्ट्रेन, तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट ना। बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसी को मॉडिफाई करके लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये बेसिकली अगर हम स्ट्रेन कहें तो इसमें सब शामिल है। सब शामिल का मतलब लीनियर भी शामिल है, एरियल भी शामिल है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी शामिल है। गोविंद सिंह जी, वीडियो रोटेट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा, अपडेशन का कार्य लगातार चल रहा है, ऐप आपका अपडेट हो रहा है, सारी चीजें सॉल्व होंगी, आप बार बार इसी को कमेंट में ना भेजें। तो होपफुली ये स्ट्रेन की बात आपको समझ में आ गई होगी, स्ट्रेन क्या है, राइट ना। आइए अब हम जानते हैं, नीचे छोटी सी लाइन देखेंगे कि यदि हमारे पास यूनिट लिखा जाए स्ट्रेन की, अगर हम यूनिट की बात करें स्ट्रेन की, ठीक ना, तो यूनिट क्या होगी, चेंज इन डायमेंशन, किसी प्रकार की डायमेंशन हो, अगर वो लीनियर है तो चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल बाई एल होगा, या क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए होगा, या क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी, राइट ना। तो जो एल का मात्रक है वही एल का, ए का वही ए का, जो वी का वही वी का। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी यूनिट आएगी वो यूनिट कट पिट करके कुछ भी नहीं होगी, नील हो जाएगी, राइट ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन की जो यूनिट होगी वो यूनिटलेस, राइट ना। तो नीचे एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे, स्ट्रेन इज unitless quantity, strain is
स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। हो गया। अब छोटी सी जानकारी और देख लीजिए, जब हम एक्सियल फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है या प्रिज्मेटिक जो शेप है, इसके शेप में चेंजेस नहीं होता है, केवल इसकी साइज में चेंजेस होता है, इसकी डायमेंशंस बढ़ जाती है। अगर ये रेक्टेंगुलर टाइप का है तो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, ध्यान समझिएगा। अगर इसके साइज की बात करें तो साइज चेंजेस होंगे, साइज चेंजेस होंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि इसी बॉडी का एक सिरा नीचे में फिक्स कर दिया जाए और यहां पर फोर्स लगाया जाए, तो ऐसे केस में ये बॉडी आगे तो नहीं जाएगी, लेकिन ये हल्की सी तिरछी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। पहले जो रेक्टेंगुलर शेप में थी, अब वो रेक्टेंगुलर शेप में ना रह के ट्रेपोजाइडल शेप में हो सकती है, ठीक ना, या किसी अन्य शेप में बन सकती है, समांतर चतुर्भुज बन सकती है, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जब हम एक्सियल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डायमेंशन चेंज होगी। जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो यहां पर शेप चेंज होगा, और जैसे ही बॉडी का शेप चेंज होगा तो वहां पर शियर की बात की जाएगी। किसकी बात करेंगे भैया, शियर की बात करेंगे। तो दो प्रकार के चेंजेस होंगे, पहला चेंजेस जो होगा वो डायमेंशन वाइज होगा, और दूसरा चेंजेस जो होगा वो शेप वाइज होगा। जब डायमेंशन में चेंजेस होगा तब तो हम उसको नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे, लेकिन जब उसके शेप में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा तब हम उसे शियर स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। एक नोट पॉइंट और नोट कर लो नीचे, रोम्बस क्या भैया, मिथिलेश वर्मा जी, रोम्बस क्या लिखना चाहते हैं आप? अच्छा, लिखिएगा। किसी बॉडी में, किसी बॉडी में, नोट पॉइंट में लिखेंगे, किसी बॉडी में, किसी बॉडी में डायमेंशन चेंजेस के कारण, किसी बॉडी में डायमेंशन चेंजेस के कारण नॉर्मल स्ट्रेन, नीतू राव, शियर स्ट्रेन के बारे में भी आगे चर्चा खूब डिटेल से होगी। अभी आप लोग केवल और केवल टाइप पढ़ रहे हैं, आगे शियर स्ट्रेन के बारे में डिटेल से चर्चा होगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, आप परेशान न रहिए। किसी भी बॉडी में डायमेंशन चेंजेस के कारण नॉर्मल स्ट्रेन जनरेट होता है, जबकि बॉडी के शेप चेंजेस के कारण, जबकि बॉडी के शेप चेंजेस के कारण, शेप चेंजेस के कारण शियर स्ट्रेन की उत्पत्ति होती है, शेप चेंजेस के कारण शियर स्ट्रेन की उत्पत्ति होती है। अविनाश कुमार, क्या तकलीफ है? नीतू राव, शियर स्ट्रेन एक बार और शियर स्ट्रेन के बारे में अभी आगे चर्चा होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी हम शियर स्ट्रेन नहीं पढ़ा रहे हैं। शियर स्ट्रेन के बारे में हम बताएंगे आपको कि शियर चेंजेस, शियर चेंजेस डिवाइडेड बाय शियर एरिया, राइट ना, शेयरिंग लेंथ, ये सारी चीजें अभी हम बात करेंगे। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन के बारे में हम सेपरेट रूप से बात करेंगे आपसे।
शियर में भी कितने प्रकार के शियर होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो अभी आप लोग जिद ना करें कि शियर पहले बता दो, ठीक है ना। अभी हम शियर स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, उसमें भी शियर कितने प्रकार का होता है, टेंजेंशियल शियर कौन सा है, डायरेक्ट शियर कौन सा है, उस पर हम चर्चा करेंगे जब शियर की बात आएगी तब। अभी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की बात करने वाले हैं, डायरेक्ट फोर्सेस की वजह से बात करने वाले हैं, राइट ना। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की चर्चा की जाएगी, इसी चैप्टर में की जाएगी, लेकिन आगे की जाएगी, ठीक भैया। सर ये पूरे स्क्रीन में वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, गौरव पांडे। क्या मैं एक बार जब बात को बता रहा हूं कि आप इस मुद्दे पर चर्चा ना करें, इस पर अपडेशन चल रहा है, तो बार बार उसी सवाल को सब लोग एक एक करके क्यों पूछ रहे हैं। मिस्टर गौरव पांडे जी, आप या तो वीडियो देख नहीं रहे हैं या तो अभी अभी आए हैं। ऐप में कुछ दिक्कतें हैं, अभी वो रिजॉल्व हो रही हैं। मैसेज आपको टेलीग्राम पे दिया गया होगा कि 48 आवर के भीतर ये सारी चीजें सही की जा रही हैं, लेकिन आप लोग बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। ज्यादा तकलीफ हो तो क्लास बंद कर दें, जब सही हो जाए तभी स्टार्ट करें। यदि पॉसिबल है तो पढ़ लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, अगर पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है तो हम बंद कर दें, जब सही हो जाएगा तभी क्लास करेंगे स्टार्ट। स्ट्रेन को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन, अपसाइलन ENGG, और दूसरे को बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेन, अपसाइलन ACT। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं देखा जाए। सपोज दैट ये हमारे पास एक बॉडी है जिसकी लंबाई पहले L थी। कब L थी? जब इसके ऊपर बल नहीं लगाया गया था, F इज इक्वल टू 0 था। F बराबर 0 था, लेकिन जब इसके ऊपर फोर्स लगा दिया गया, इसकी केवल एक ही डायमेंशन की बात की जाए अगर, तो ये जितना पहले था उतना तो है ही, और साथ में इसकी लंबाई थोड़ी सी और बढ़ गई, राइट ना। कब बढ़ गई? जब इसके ऊपर बल अप्लाई कर दिया गया तब। इसकी लंबाई में जो होने वाली वृद्धि है, इस वृद्धि को यदि हम कह दें कि ये डेल्टा एल है, ये दोनों प्रकार से हो सकता है। डेल्टा एल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा? जब फोर्स टेंसाइल होगा तब ये पॉजिटिव होगा, और जब फोर्स कंप्रेसिव होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम बात करें स्ट्रेन की, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करें, राइट ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करें हम, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन में अगर हम बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि स्ट्रेन इज इक्वल टू होता क्या है। तो हमारे पास दो सवाल है। पहला सवाल है कि जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, उस लंबाई को हम किससे भाग दें। ऑप्शन नंबर एक एल से भाग दें, या ऑप्शन नंबर दो जो इसकी लंबाई हो गई है, कितनी हो गई भैया, एल प्लस डेल्टा एल हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, चेंज इन लेंथ को भाग देना है। किससे भाग देना है, ये बड़ा सवाल है। ये जो एल है इसको हम कहते हैं लेंथ बिफोर लोडिंग, और ये जो एल प्लस डेल्टा एल है इसको कहते हैं लेंथ आफ्टर लोडिंग या लेंथ ड्यूरिंग लोडिंग। इसे ही इंस्टैन्टेनियस लेंथ भी कहते हैं। इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है उस समय की लंबाई जब लोड को अप्लाई किया गया है।
इंस्टेंटेनियस लेंथ इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं ओरिजिनल लेंथ या लेंथ बिफोर लोडिंग, इसको कहते हैं लेंथ आफ्टर लोडिंग। तो सवाल ये है कि यदि हम यहां पर स्ट्रेन का कैलकुलेशन करें तो स्ट्रेन के लिए एक बंदा कहता है कि नहीं, स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल बटे एल प्लस डेल्टा एल। एक आदमी कहता है कि नहीं, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल होता है, और दूसरा बंदा कहता है नहीं, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बटा उस समय की लंबाई जब हम इस पर बल लगाए हैं। तो विकृति का मतलब क्या हुआ? विकृति का मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। कौन सी लेंथ ली जाए? तो सच्चाई यह है कि सही सही की जो विकृति हम कैलकुलेट करते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, राइट ना, वो होता है कि चेंज इन लेंथ और डिवाइडेड बाय लेंथ उस समय की लंबाई जब हमने लोड को अप्लाई किया है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि सही सही में जो विकृति होती है वो होती है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा एल। क्या यहां पर माइनस भी हो सकता है? जी हाँ, माइनस भी हो सकता है। कब माइनस होगा? जब कंप्रेशन में फोर्स लगेगा तो यहां पर माइनस लेंगे, जब टेंशन में लगेगा तो प्लस लेंगे। ये जो स्ट्रेन आता है, इस स्ट्रेन को बेसिकली हम एक्चुअल स्ट्रेन कहते हैं, एक्चुअल स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन ये जो डेल्टा एल का मान होता है ये बहुत कम होता है, इसे बार बार कैलकुलेट कर पाना, बार बार कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इंजीनियर पार्टी ने क्या किया? इंजीनियर्स लोगों ने कहा कि हम इस डेल्टा एल को कंसीडर ना करके, क्योंकि हमको बार बार कैलकुलेशन में इस चीज को शामिल करना है, उन्होंने क्या किया, इस डेल्टा एल को इग्नोर किया और सीधे कैलकुलेशन के लिए डेल्टा एल बाई एल का प्रयोग किया। किसकी जगह पर? एल प्लस डेल्टा एल की जगह पर उन्होंने एल यूज किया, और इसे कहा गया यही इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। जबकि एक्चुअल स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो एक्चुअल स्ट्रेन के केस में यह फार्मूला अडॉप्ट किया गया, ये वाला, राइट ना। तो एक्चुअल स्ट्रेन की बात की जाए, ये एक्चुअल स्ट्रेन की बात की जाए तो यहां पर एक्चुअल स्ट्रेन इक्वल टू क्या है? डेल्टा एल बटे एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अब यहां पर प्लस माइनस में प्लस कब लिया जाएगा, माइनस कब लिया जाएगा? तो जाहिर सी बात हमने यहां पर लिख रखा है कि प्लस तब लेंगे जब फोर्स का मान टेंसाइल हो, और जब फोर्स का मान कंप्रेसिव होगा तो उस दौरान हम माइनस साइन से इसको नवाजेंगे, राइट ना। तो भैया स्ट्रेन कितने प्रकार के? तो स्ट्रेन दो प्रकार के। पहला कौन सा? इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और दूसरा कौन सा? एक्चुअल स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा एल बाई एल, और एक्चुअल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा एल। जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर हम कंप्रेशन में या टेंशन में दोनों में से किसी एक में फोर्स लगाते हैं तो यहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रेन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि एक्चुअल स्ट्रेन के मान में परिवर्तन होता चला जाएगा। क्यों? चूंकि हम या तो पॉजिटिव साइन लेंगे और या तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहां से बात समझ में आई कि ये जो वैल्यू आ रही है ये वास्तविकता है, बट हम इसे आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आसानी से कैलकुलेट ना कर पाने की वजह से हम क्या करते हैं, यहां पर आ जाते हैं। तो क्या इसका यूज नहीं होता? जी हाँ, इसका यूज होता है। जब हम साइंटिफिक पर्पज से किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, हम वहां पर एक्चुअल वाली चीजों का यूज करते हैं, यानी कि एक्चुअल स्ट्रेन का यूज करते हैं साइंटिफिक रीजन से या रिसर्च के रीजन से। जहां पर हम बहुत एक्यूरेसी अडॉप्ट करना चाहते हैं वहां पर हम एक्चुअल स्ट्रेन का प्रयोग करते हैं। सामान्य कैलकुलेशन के लिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन का ही प्रयोग करते हैं। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट ये कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सामान्य इंजीनियरिंग में कौन से स्ट्रेन का प्रयोग होता है, तो आप बताएं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन का प्रयोग होता है, राइट ना। और हम लोग जो पूरा का पूरा सोम पढ़ेंगे उस पूरे सोम में कौन से स्ट्रेन पढ़ेंगे? केवल और केवल इंजीनियरिंग स्ट्रेन की ही चर्चा करेंगे। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। अगर यहां पर जाएंगे तो यहां पर इंस्टेंटेनियस डायमेंशन लिखेंगे या डायमेंशन आफ्टर लोडिंग लिखेंगे, राइट ना। तो यहां पर चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशंस आफ्टर लोडिंग, और यहां पर चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशन बिफोर लोडिंग लिखा जाएगा। अब एक नोट पॉइंट यहां पर छोटा सा आ जाता है। नोट पॉइंट ये आता है कि यदि हम किसी बॉडी पर यदि बॉडी पर टेंसाइल फोर्स
कार्य कर रहा हो तो, राइट ना, तो क्या होगा, डेल्टा एल बटे एल एक जगह लिख लेते हैं और डेल्टा एल बटा एल प्लस माइनस डेल्टा एल एक जगह लिख लेते हैं। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि इनमें से ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है और ये एक्चुअल स्ट्रेन है, राइट ना। हम क्या बात कर रहे हैं, जब किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा है। अब आपसे पूछेंगे कि ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं अपसाइलन ई इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इसको कहते हैं अपसाइलन ए एक्चुअल स्ट्रेन। यहां पर माइनस साइन लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा, तो आप बताएंगे क्योंकि टेंसाइल फोर्स है इसकी वजह से लंबाई बढ़ेगी और यहां पर वैल्यू जो ली जाएगी वह प्लस में ली जाएगी, माइनस साइन नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर हम माइनस साइन को कट कर दे रहे हैं, यानी कि हम प्लस साइन पर टिक कर दे रहे हैं, प्लस साइन को लिया जाएगा, माइनस नहीं लिया जाएगा। अब जब हम यहां पर अपसाइलन ए की बात करेंगे तो अपसाइलन ए बराबर क्या आ जाएगा भैया, देखा जाए तो अपसाइलन ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल बटे एल प्लस डेल्टा एल लिया जाएगा, राइट ना। और जबकि यहां पर बात करें अपसाइलन ई बराबर, अपसाइलन ई बराबर जो लिया जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये वही का वही रह जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अब हम आपसे पूछेंगे कि इनमें से किसका मान ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर ऊपर के अंक दोनों के बराबर हैं, ऊपर का जो पोर्शन है ये दोनों में बराबर है, जबकि नीचे में यहां पर वैल्यू ज्यादा है और यहां पर वैल्यू कम है। चूंकि ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए उसी वैल्यू में ज्यादा से भाग देंगे तो इसका मान कम आ जाएगा, और उसी वैल्यू में कम से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू ज्यादा होगी इसकी तुलना में, यानी कि हम यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन का मान ज्यादा होगा एक्चुअल स्ट्रेन से। ऐसा कब होगा, जब हम किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तब। तो छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, यदि किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स का मान कार्य कर रहा है, यदि हम किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन का मान ज्यादा होगा एक्चुअल से, एक्चुअल का मान ज्यादा होगा इंजीनियरिंग से, दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, या फिर एक ऑप्शन देगा कि कहा नहीं जा सकता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप फटाक से इस मुद्दे पर आएंगे और यहां से रिजल्ट को अंजाम देंगे। क्या ज्यादा होगा इनको पता नहीं चला। नीतू राव, सुबह सुबह तुम भांग खा ली हो क्या जी? की ज्यादा होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की ज्यादा है। दो बार में क्यों लिख रही, एक बार इंजीनियरिंग स्ट्रेन लिखा, एक बार की ज्यादा होगा, एक के बार में लिख दो। सचिन कुमार चौरसिया के फिर से पुरानी समस्या, सर जी ये कैसे हो रहा है, साइज बड़ा नहीं हो रहा है। अरे चचा, तो नोट नंबर 1 के बाद जब हम नोट नंबर 2 में आते हैं और फिर से कहते हैं कि यदि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, तो कंप्रेसिव फोर्स, ये बात हो रही है कंप्रेशन की, पहली बात थी टेंशन की और दूसरी बात है कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि डेल्टा एल बाई एल, और यहां पर लिया जाएगा डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा एल। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन कम हो गया है, जिसकी वजह से यह वैल्यू बढ़ जाएगी और यह वैल्यू इसकी तुलना में कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम अपसाइलन ई की बात करें और अपसाइलन ए की बात करें, तो यहाँ पर अब की बार अपसाइलन ए का मान ज्यादा हो जाएगा और अपसाइलन ई का मान कम हो जाएगा। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि यदि किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में एक्चुअल स्ट्रेन का मान इंजीनियरिंग स्ट्रेन से ज्यादा होगा, राइट ना। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लें। पीछे वाला नोट हो गया था, ये वाला पोर्शन नोट हो गया भैया। अगर ये हो जाए तो आप लोग ओके करिएगा, फिर इसको दिखा देंगे। ये नोट हो जाए तो थम्स अप करिएगा। आज ऐप में बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसे खड़ा कर देखना पड़ रहा है, ठीक है। ओके
इसको भी कर लीजिए। हम्म? हो गया। अच्छा, क्लियर दिख रहा है? हाँ, पूरा बॉडी क्लियर है तो क्लियर दिखाई देगा। सौरभ वर्मा की बड़ी तकलीफ है, क्या बताएं।
ओके, सौरभ लिख रहे हैं, सर जी आप लेट मत आया करिए, आप लेट आते हैं तो मेरे पापा जी को लगता है कि आज हमारी क्लास नहीं चलेगी और काम करने के लिए शॉप पर बुला लेते हैं। देखो जरूरी है। अब मैं भाई साहब तो तुम ऐसी ऐसा क्या करो ना, पुरानी वीडियो चला के बैठ जाया करो। इंजीनियरिंग करके और इतने होशियार नहीं हो, इनके जैसा कोई और है भैया? प्रचंड नमूने हैं सब, एक नंबर के कामचोर। देखो राहुल गुप्ता की भी यही हाल है। शुक्र है अभी अकेले हो, दो ही हो जाओगे ना तो रतिये से काम शुरू हो जाएगा तुम्हारा। सुबह 4 बजे उठोगे, झाड़ू पोछा लगाओगे, तब पढ़ोगे। अच्छा अच्छा, एक कोई कमेंट किया था कन्वेंशनल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक ना? तो अभी हम चर्चा करेंगे, जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे कन्वेंशनल स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट होगा और एक्चुअल स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक ना? तो थोड़ा सा वेट करें, उस पर भी चर्चा होगी। शिवम कुमार जी, बातचीत होगी अभी जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, तभी हम बताएंगे कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है? परेशान ना हो भाई। अभी हम लोग दो चीज पढ़ पाए हैं पूरे चैप्टर में, केवल दो चीज पढ़ पाए हैं, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, राइट ना? स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ये जैसे खत्म होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, जिसको आप लोग कहते हैं प्रतिबल विकृति आरेख, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ये सबसे पहले प्लॉट किया हुक ने माइल्ड स्टील का सैंपल लिया। किसका? माइल्ड स्टील का सैंपल लिया, और उस माइल्ड स्टील के सैंपल पर उन्होंने कुछ रिसर्च किए। रिसर्च का जो रिजल्ट आया वही ग्राफ में उन्होंने प्लॉट कर दिया। किसके किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया, और उसी ग्राफ को कहा गया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, राइट ना? तो हम लोगों को अगला टारगेट जो लेना है, जिस पर चर्चा करनी है, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, राइट ना? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कई चीजें आ जाती है, जैसे कि उसमें एक रेंज आती है इलास्टिक रेंज, दूसरी आती है प्लास्टिक रेंज, इलास्टो प्लास्टिक रेंज, इस टाइप से रेंज आ जाती हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ें हम पहले से अगर जानते रहेंगे कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, अगर ऐसी चीज़ों को हम जानते रहेंगे तो ग्राफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। देखो विकास वर्मा पूछ रहे हैं पहले स्ट्रेस डेवलप हुआ कि स्ट्रेन। अरे चचा थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसे लोग बारात पे जा करके और सबसे पहले पूछ लेते बना का है, पुलाव है कि नहीं है, नहीं तो पतला पूरी सब्जी में ही काम चलाना पड़े। अरे थोड़ा सा इंतजार कर लो, पता चल जाएगा। होपफुली जो लोग क्लास लिए हैं थोड़ी मोड़ी हमारी, उनको पता होगा कि स्ट्रेस पहले आता है कि स्ट्रेन पहले आता है, राइट ना? ओके, तो कल की क्लास में हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए थे कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टोप्लास्टिसिटी क्या है और प्लास्टिसिटी क्या है। जो बॉडी फोर्स हटाने के बाद अपने पुराने शेप में और साइज में दोनों में वापस आ जाती है, ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जो बॉडी फोर्स हटाने के बाद कुछ वापस आती है और कुछ वापस नहीं आती है, आंशिक रूप से वापस आती है, उसको हम सेमी इलास्टिक कहते हैं या फिर इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। और जिस बॉडी से फोर्स हटाने के बाद बॉडी बिल्कुल भी वापस नहीं आती है, उसको हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, राइट ना? तो ये जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो ये सारी प्रॉपर्टीज आई थी उसमें, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और इलास्टोप्लास्टिसिटी। आज लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, स्क्रीन रोटेट नहीं हो रहा है, तो आज की क्लास बहुत लंबी नहीं करेंगे, 10-15 मिनट और हम बताएंगे। उसके बाद 9 बजे के आसपास हम क्लोज कर देंगे आज की क्लास। कल की क्लास हम नहीं लेंगे, कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों फिर से हम टाइम से क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? कल की छुट्टी रहेगी आपकी।
आइए थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करना हुआ, ग्राफ कौन प्लॉट किया था? वैज्ञानिक हुक ने। किस पदार्थ के लिए प्लॉट किया था? माइल्ड स्टील के लिए। इस पर डिटेल से चर्चा होगी, उन्होंने माइल्ड स्टील को ही सिलेक्ट क्यों किया, उन्होंने और कोई मटेरियल यानी कि एल्युमिनियम को या फिर सोना चांदी या किसी अन्य धातु को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, माइल्ड स्टील को ही क्यों सिलेक्ट किया? इसका छोटा सा जवाब है, पदार्थ की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टोप्लास्टिसिटी, परफेक्ट प्लास्टिसिटी, हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, ये सारी चीजें इस एक ही मटेरियल में मिल गई। बाकी जो मटेरियल थे वो कुछ प्रॉपर्टी को शो करते थे, पूरी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते थे। हाँ बाकी सब चलेगा जी, बाकी सारी क्लासेस चलेगी, केवल इसी की क्लास बंद रहेगी, केवल सोम की क्लास कल बंद रहेगी, बाकी आपका जो चल रहा सब चलता रहेगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन में देखा जाए सबसे पहला झगड़ा ये हुआ जब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो सबसे पहला झगड़ा ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन में से किसको रखा जाएगा और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन में से किसको रखा जाएगा, राइट ना। तो इस झगड़े में ये कहा गया कि जो पहले आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो पहले आएगा उसे हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे और जो बाद में आएगा उसे वाई एक्सिस पर रखा जाएगा। जो फंडामेंटल होगा, जो आरंभिक होगा वो एक्स एक्सिस पकड़ेगा और जो बाद में आएगा वो वाई एक्सिस पकड़ेगा। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे, हम कहें कि बल और कार्य में पहले कौन आएगा, तो आप बताएंगे जब बल लगाएंगे तभी कार्य होगा। तो जाहिर सी बात है बल पहले आया और कार्य बाद में हुआ। इसका मतलब है कि बल को कहां रखेंगे हम? एक्स एक्सिस पर, और कार्य को कहां रखेंगे? वाई एक्सिस पर, राइट ना। भोजन और ऊर्जा अगर दोनों में कहा जाए तो जब हम भोजन करेंगे तभी ऊर्जा आएगी, तो इसमें से पहले कौन आया? तो इसी चीज को यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करना है कि प्रतिबल और विकृति में पहले कौन आया, कैसे डिफाइन किया जाए। तो आपकी टेंडेंसी क्या है, सोचने की प्रवृत्ति क्या है, ध्यान से सुनिए और बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन पहले आया? जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, बाहर से बल लगाते हैं, तो ये हो गया फोर्स। नंबर एक पर फोर्स। जब हम बल लगाते हैं, पहली प्रक्रिया है क्या किया हमने? फोर्स लगा दिया। जैसे ही हम बल लगाते हैं तो इस बल की टेंडेंसी होती है पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को कम करना, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को कम करना या इनके बीच की दूरी को बढ़ाना। इस बल की प्रवृत्ति होती है, इस बल की प्रवृत्ति होती है डिफॉर्म करना, इस बल की प्रवृत्ति होती है डिफॉर्म करना। जब इन मॉलिक्यूल्स को यह बात फील होती है कि हमको डिफॉर्म किया जा रहा है, तब ये इस बात का विरोध करते हैं। किस बात का विरोध करते हैं भैया? डिफॉर्मेशन का विरोध करते हैं, और तब ये जनरेट करते हैं स्ट्रेस। ये जो फोर्स है ये स्ट्रेस नहीं है, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। जब हम बाहरी बल लगाए नंबर एक पर, तो क्या हुआ? डिफॉर्मेशन होने लगा। जैसे ही डिफॉर्मेशन होने लगा या डिफॉर्मेशन होने वाला था, तब पदार्थ के अणु, एक एक अणु ने इस बात का विरोध किया और विरोध के स्वरूप में क्या जनरेट किया? स्ट्रेस जनरेट किया। अब आपसे छोटा सा सवाल पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे पहले क्या आया, तो आप सबसे पहले आया एक्सटर्नल फोर्स। क्या इस पूरे ग्राफ में कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है? नहीं, यहां पर इंटरनल फोर्स की बात की जा रही है और विकृति की बात की जा रही है, पक्का ना। एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं की जा रही है। तो यहां पर ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये दो चीजों के बीच में है। नंबर एक डिफॉर्मेशन, यानी कि हम जिसको विकृति कहते हैं, और नंबर दो स्ट्रेस, जो इंटरनल फोर्स है उसकी बात की जा रही है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले क्या किया गया, तो आप बताएंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया।
एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन होने लगा, जिसको कहा गया स्ट्रेन है। और नंबर 3 पर बात किया गया, उस स्ट्रेन के अगेंस्ट में तब जाकर के पदार्थ के मॉलिक्यूल्स ने क्या जनरेट किया, स्ट्रेस जनरेट किया। अब आप खुद बताएं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले क्या आया। सबके कमेंट एक साथ आने चाहिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले क्या आया? राइट, सब लोगों ने एक साथ जवाब दिया है स्ट्रेन, राइट ना। इसलिए अगर हम बात करें यहां पर, ये जो हमारा ग्राफ है, अगर कोई भी झगड़ा कर लेता आपसे कि नहीं स्ट्रेस पहले आता है, तो आप उसको बताना भैया आप स्ट्रेस नहीं बोल रहे हो, आपके मन का जो भ्रम है वो भ्रम फोर्स के कारण है, आप फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं फोर्स और विकृति में एक्सटर्नल फोर्स और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम बनाना होता, तब हम कहते हैं फोर्स यहां आएगा और स्ट्रेन यहां आएगा। कंफर्म है? लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप कहेंगे ना, फोर्स को अगर हम हटा देंगे तब यहां पर स्ट्रेन आएगा और यहां पर स्ट्रेस पहुंच जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर शिफ्ट किया गया है, रखा गया है। क्यों रखा गया है? तो एक छोटी सी लाइन में आप बताएंगे कि स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस। स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस। स्ट्रेन स्ट्रेस की तुलना में ज्यादा आरंभिक इकाई है। स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस की तुलना में ज्यादा आरंभिक इकाई है, और जो आरंभिक होगा उसको एक्स एक्सिस पर और जो सेकेंडरी होगा उसको वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब जिनका जिनका सवाल रहा हो कौन पहले आएगा, आई थिंक कि ये सवाल आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। अच्छा, इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, जिन लोगों के दिमाग में अभी भी ये बात चल रही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले क्या आता है, तो वो लोग क्या कह सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। सपोज दैट आप मार्केट में आसानी से धीरे धीरे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे पीछे से एक बंदा आया, आपके पीठ पर हाथ रखा और आपको धक्का दे दिया। जैसे ही आपको धक्का दिया, आप धड़ाम से गिर पड़े गोबर पे जाके, आपका मुंह गोबर में घुस गया। ठीक ना। तो आप बताइए सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 2 पर क्या हुआ, नंबर 3 पर क्या हुआ। पहले बल लगाया, नंबर 2 पर क्या हुआ, आप लिख के बताओ भैया। नंबर 1 पर बंदे ने फोर्स लगाया, नंबर 2 पर क्या हुआ। नंबर 1 पर फोर्स, नंबर 2 पर डिफॉर्मेशन, नंबर 3 पर गुस्सा। बल लगाने के बाद जब आप गिरे तब आपको गुस्सा आया। हाँ, कुछ लोगों ने कहा ठीक, ज्यादातर लोग योगेश कह रहे हैं कि नंबर 1 पर बल लगा, नंबर 2 पर गोबर पे गिरे, नंबर 3 गोबर खा लिए। गुड। गोबर खाने के बाद गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो नंबर 1 देखेंगे, जब बंदे ने बल लगाया ये फोर्स हो गया। दूसरा नंबर, आप डिफॉर्म हुए। दो चीजें हैं, यदि आप गिर पड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन यदि आपके खोपड़ी पर धक्का दिया जाए और आप केवल झुक जाएं और फिर अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, आपका पैर आगे नहीं बढ़ता, वहीं का वहीं रह जाता है, इसका मतलब आप डिफॉर्म कर रहे हैं। अगर धक्का देने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। राइट ना। ये जरा देखो क्या कर रहे हैं मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि नंबर 1 पर फोर्स, नंबर 2 पर डिफॉर्मेशन और नंबर 3 पर क्या आएगा, जब आप गिर पड़ेंगे, आपको धक्का लग जाएगा, तब आपकी बॉडी उस चीज को रेजिस्ट करेगी। किस चीज का रेजिस्ट कर रही है? ये जो आपको धक्का दिया गया है, इस धक्के का विरोध आप करते हैं, उसी विरोध को आप गुस्सा कहते हैं, लेकिन सोम की भाषा में इसी गुस्से को स्ट्रेस कहा जाता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, फोर्स, देन स्ट्रेन, देन स्ट्रेस। क्लियर है? ये 3 क्रम है और इसी क्रम में इनको सजाया जाता है। हाँ, कुल मिला के ये समझना है, जो पहले आएगा वो एक्स एक्सिस के बीच रखा जाएगा। अब यहाँ पर किन किन चीजों के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग समझ गए हैं कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे। कल चर्चा करेंगे, कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि इनके बीच में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रतिबल विकृति आरेख प्लॉट करते हैं, वो कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे मजेदार क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास। ठीक ना, आप लोग बिल्कुल राइट टाइम आ जाइएगा।
नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक हो सकता है ऐप भी आपका अपडेट हो जाए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।